प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू ने मालदीव का चुनाव जीत लिया है। अब मालदीव की कमान मोइजू के हाथ में। इस खबर से चीन तो खुश है ही साथ पाकिस्तान में भी खुशी का माहौल है। देश के प्रधानमंत्री अनवर उल काकर से लेकर पूर्व मंत्री फवाद चौधरी तक मोइजू के साथ पाकिस्तान की तरफ से बधाई दे रहे हैं, लेकिन इस बधाई में वो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलना नहीं भूले। फवाद की माने तो मालदीव में नए राष्ट्रपति के बाद भारत की सेनाओं से देश को आज़ादी मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र भी विवादित तरीके से किया है। पूर्व साइंस मिनिस्टर फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री काकर की बधाई वाली ट्वीट को रीट्वीट किया। इसी समय उन्होंने भारत और पीएम मोदी का जिक्र किया। फवाद ने लिखा, मुझे उम्मीद है कि मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मालदीव को भारतीय सेनाओं से मुक्त कराने के अपने वादे को निभाएंगे। मोदी की आधिपत्यवादी योजनाएं दुनिया के लिए खतरनाक है। जबकि पीएम काकर ने अपनी ट्वीट में लिखा, मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर डॉक्टर मोहम्मद मोइजू को हार्दिक बधाई। संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। पीएम मोदी ने भी मोइजू को ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने कहा, भारत सरकार समय समय पर रखे गए भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। 45 साल के मोइजू ने इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया है। सोलिह भारत के समर्थक से सोलिह के शासन में दोनों देशों के बीच रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए थे। मोइजू उस गठबंधन प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव पीपल्स नेशनल कांग्रेस पीएनसी के नेता हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ एक सफल अभियान का नेतृत्व किया था। इस कैंपेन में भारत के साथ सोलिह ने जिस तरह से रिश्तों को आगे बढ़ाया था, उसकी आलोचना की गई थी। मोइजू पूर्व राष्ट्रपति और पीपीएम नेता अब्दुल्ला यामीन के करीबी हैं। साथ ही उनकी तरह ही चीन के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। साल 2018 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद विपक्ष ने भारत और मालदीव के रिश्तों पर चिंता जताई थी। विपक्ष ने दावा किया था कि भारतीय सेना की मौजूदगी के साथ ही मालदीव को भी भारत को सौंप दिया गया है, जबकि सोलिह ने इन दावों को सिरे से नकार दिया था। हालांकि मोइजू के सलाहकार का कहना है कि मालदीव भी हिंद महासागर की सुरक्षा को काफ़ी महत्व देता है। ऐसे में मोइजू भी भारत के साथ काम करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जोर देकर कहा कि भारत सबसे बड़ा हितधारक बना रहे। आइए हम अफगानिस्तान के बारे में बात करें। नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान के दूतावास ने काम करना बंद कर दिया है। अफगान दूतावास ने एक बयान जारी करके कहा है कि वो कर्मचारियों और संस्थानों की वजह से देश के लोगों की सेवा नहीं कर पाएगा। भारत अब इस अफगान दूतावास का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। अफगान दूतावास ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब तालिबान के अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने के 2 साल पूरे हो गए हैं। भारत ने अभी तक तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दिया है। अफगान दूतावास पर अब तक अशरफ गनी सरकार के समय तैनात रहे राजनयिकों का ही कब्जा था। भारत ने उन्हें काम करने की पूरी आज़ादी दी थी। अब भारत में अफगान दूतावास बंद हो गया है, जिससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। आइए समझते हैं पूरा मामला। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद पाकिस्तान, चीन समेत कई देशों ने तालिबानी राजनयिकों को अफगान दूतावासों में तैनात किए जाने को मंजूरी दे दी। भारत ने इससे अब तक परहेज किया था। पिछले दिनों अफगान दूतावास में सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया था। तालिबान के नियुक्त किए गए एक प्रभारी राजनयिक कादिर शाह ने वर्तमान राजदूत मामूनदुजय को हटाने की कोशिश की थी। बाद में दूतावास ने एक बयान जारी करके कहा कि उसके नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कादिर ने भारतीय विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर अपनी दावेदारी का दावा भी किया था। अफगान दूतावास ने अपने ताज़ा बयान में दावा किया कि उनके कर्मचारियों में आंतरिक मतभेद चल रहा है। यह भी कहा है कि इस संकट का इस्तेमाल राजनयिक किसी तीसरे देश में शरण हासिल करने के लिए कर रहे हैं। अफगान दूतावास ने अपने बयान में भारत पर आरोप लगाया कि उसने समर्थन देना बंद कर दिया है। उसने दावा किया कि इसकी वजह से अफगान दूतावास के कर्मचारी काम नहीं कर पा रहे हैं। भारत ने अब तक अफगान दूतावास के आरोप पर जवाब नहीं दिया। उधर पाकिस्तान में अफगान दूतावास के बंद होने को भारत और तालिबान के बीच बढ़ती दोस्ती से जुड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी विश्लेषक कामरान यूसुफ का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया था तब पाकिस्तान इसे अपनी भारत के खिलाफ बड़ी जीत माना था। उन्होंने कहा कि अब 2 सालों में भारत ने तालिबान के साथ दोस्ती को मजबूत कर लिया है। वहीं पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग जैसे हालात हैं। भारत की मदद तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और तालिबान के विदेश मंत्री शेर मोहम्मद मदद कर रहे हैं। भारत ने अपने दूतावास में टेक्निकल मिशन को फिर से खोल दिया है। इसके लिए तालिबान ने खुद ही भारत को बुलाया है। तालिबान को इस पर कोई दिक्कत नहीं है कि भारत अपने विकास वाले प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करे। कामरान दावा करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत इस दूतावास को तालिबान के राजनयिकों को सौंप देगा। उन्होंने कहा कि भारत और तालिबान के बीच रिश्ते अब निर्णायक मोड़ पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तालिबान पाकिस्तान के बीच हालत बहुत ही ख़राब है। चित्राल में तो तालिबान के समर्थन वाले टीटीपी ने 300 की संख्या में पाकिस्तानी इलाके पर धावा बोला था। उन्होंने कहा कि तालिबान की वजह से पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हुआ है और वे भारत के साथ खामोशी से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी रक्षा अधिकारी का मानना है कि तालिबानी भारत के साथ दोस्ती करके गेम खेल रहे हैं ताकि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाए। मुल्ला याकूब भारत के साथ दोस्ती को मजबूत करना चाहता है, इसी वजह से घटनाक्रम हो रहा है।
आइए अब हम चीन के प्रोपेगेंडा के बारे में बात करें। भारत ने करीब एक महीने पहले एक सफल G20 सम्मेलन का आयोजन किया, जहां चीन ने पहले तो इससे दूरी बनाई, लेकिन अब उसका मीडिया भारत अमेरिका संबंधों पर प्रतिक्रिया दे रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से लिखा गया कि भारत अमेरिका के रिश्ते अब पहले की तरह मधुर नहीं रहे हैं। अखबार की माने तो इस रिश्ते में आई दरार अब नजर आने लगी है, लेकिन अखबार के इस आर्टिकल को विशेषज्ञों ने मानने से साफ इनकार कर दिया है। विशेषज्ञों की माने तो चीन में दोनों देशों के रिश्तों को लेकर जो भी बात कही जा रही है उसमें सच्चाई नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दरार सामने आ गई। इससे पता लगा है कि अमेरिका भारत संबंध उतने मजबूत नहीं है जितने दिखाई देते हैं। अखबार के मुताबिक विकास के विभिन्न चरणों में दो बड़े देशों के तौर पर भारत और अमेरिका का कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए अलग अलग नजरिया है। जहां भारत एक विकासशील देश के रूप में आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए हुए, तो अमेरिका के लिए बस चीन को नियंत्रित करना सबसे ऊपर है। वह चीन को कंट्रोल करके अपना वैश्विक प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत अमेरिका के बीच जिन विषयों पर मतभेद की बात कही उसमें जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा से संबंधित मुद्दे सबसे ऊपर हैं। अखबार के मुताबिक भारत के लिए आर्थिक विकास सबसे ऊपर है और ऐसे में वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयले की आपूर्ति पर अधिक निर्भर रहा है। अखबार ने फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल का हवाला दिया और लिखा, भारत के ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने भी हाल ही में पश्चिम पर ऊर्जा परिवर्तन पर पाखंड का आरोप लगाया। इसके अलावा अमेरिका और भारत व्यापार वार्ता में समझौते पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक अमेरिका ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा। इस पहल पर भारत के साथ बातचीत की, लेकिन फिर भी भारत ने IPF व्यापार स्तंभ में शामिल नहीं होने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए बाजार पहुंच पर सहमति नहीं बनी है। जो एक और वजह अखबार ने बताई है, उसके मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन की संयुक्त घोषणा में रूस यूक्रेन मुद्दे को शामिल किया जाए या नहीं, इस पर भी अमेरिका और भारत के बीच तनाव था। साल 2023 की पहली छमाही में रूस और भारत के बीच व्यापार दर साल 190% बढ़ गया। अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम की तरफ से रूस को अलग थलग करने की कोशिश के बावजूद भारत और रूस के बीच बढ़ता व्यापार रूस से संबंधित मुद्दों पर अमेरिका के साथ रिश्ते में अंतर की तरफ इशारा करता है। अखबार ने आखिर में लिखा कि वर्तमान समय में चीन और भारत दोनों के लिए शांति बहुत ही जरूरी है। ग्लोबल टाइम्स ने ज्ञान देते हुए लिखा कि भारत इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसके अपने हित कहाँ हैं, साथ ही उसे पता होना चाहिए कि उसे अमेरिका के हाथों यूज नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब हम तुर्की के बारे में बात करें। तुर्की की राजधानी अंकारा में हुए आत्मघाती हमले के बाद तुर्की ने जवाबी कार्रवाई की है। तुर्की की वायुसेना ने इराक स्थित कुर्द इलाकों के कई ठिकानों पर बमबारी की है। इस बमबारी में कई कुर्द लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि कुर्द विद्रोहियों के संगठन ने ही अंकारा में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी। तुर्की के आंतरिक मामलों के मंत्री ने वायुसेना को कार्रवाई को पुष्टि की है और कहा कि सभी आतंकियों के मारे जाने तक लड़ाई जारी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की की वायुसेना ने कुर्द विद्रोहियों के उत्तरी इराक स्थित 20 ठिकानों को तबाह कर दिया। इसमें कई गुफाएं, बंकर, शेल्टर होम और गोदाम शामिल हैं। ये सभी ठिकाने कुर्द विद्रोही संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या PKK के बताए जा रहे हैं। तुर्की के आंतरिक मामलों के मंत्री ने दावा किया कि तुर्की की वायुसेना की बमबारी में कई कुर्द लड़ाके मारे गए हैं। तुर्की के गृह मंत्री अली यारलिकाया ने बताया कि रविवार को अंकारा स्थित गृह मंत्रालय की इमारत के बाहर एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस आत्मघाती हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यार्लिकाया ने बताया कि आत्मघाती हमलावर एक गाड़ी में बैठकर आए थे और 2 हमलावर थे। एक आतंकी ने मंत्रालय की इमारत के बाहर विस्फोट में खुद को उड़ा लिया, वहीं दूसरे आतंकी पुलिसकर्मियों की कार्रवाई में मारा गया। वहीं विस्फोट में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। तुर्की पर यह आत्मघाती हमला ऐसे वक्त हुआ है जब तुर्की की सरकार आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यार्लिकाया ने कहा कि उनकी लड़ाई आतंक के खिलाफ जारी रहेगी जब तक कि सारे आतंकी नहीं मारे जाते हैं। पहले सीरिया, ईरान, तुर्की और आर्मीनिया जैसे देश ऑटोमन यानी उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा था। प्रथम विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत की हार के साथ ही ये देश अलग अलग हो गए। इन देशों में कुर्द लोगों को बड़ी आबादी रहती है और यह आबादी कुल 3.5 करोड़ बताई जाती है। ये कुर्द लोग अपने लिए अलग देश यानी कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। तुर्की की सीमा पर कुर्द लोग दावा करते हैं और इसीलिए कई तुर्की और कुर्द इलाकों में लड़ाई चल रही है। तुर्की में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी कुर्द लड़ाकों का सबसे बड़ा संगठन है। गुरिल्ला लड़ाई से तुर्की का मुकाबला कर रहा है। कुर्दों को इराक के उत्तर पश्चिम में एक स्वायत्त राज्य मिला हुआ है और तुर्की के दक्षिण पूर्व में ये स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं और सीरिया के उत्तर पश्चिम इलाके में भी कुर्दों का प्रभाव है। यही वजह है कि अब तुर्की की वायुसेना ने इराक में मौजूद कुर्द इलाकों के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। आइए अब हम भारतीय नौसेना के गार्डियन ड्रोन के बारे में बात करें। भारतीय नौसेना MQ-9 9BC गार्डियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को सोनोबाई से लैस करने की योजना बना रही है। यह एक ऐसा उपकरण है जो हिंद महासागर क्षेत्र में छिपी चीनी पंडियों को न सिर्फ पता लगाने में माहिर है बल्कि उन्हें आसानी से ट्रैक भी कर सकता है। MQ-9BC गार्डियन ड्रोन को भारत ने अमेरिका से खरीदा है। इस ड्रोन को खरीद के लिए भारत ने जून में अमेरिका के साथ
समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अनुसार भारत को तीनों सेनाओं के लिए 31 MQ-9 सी और स्काई गार्डियन ड्रोन मिलने हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन 31 ड्रोन में से 15 भारतीय नौसेना के लिए हैं, बाकी के 16 ड्रोन में से 8 भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के लिए हैं। भारतीय नौसेना पहले से ही इस ड्रोन के निर्माण करने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स से लीज पर 2020 से 2 MQ-9B गार्डियन ड्रोन संचालित कर रही है। भारत में गार्डियन ड्रोन की पहली कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर वर्षा ने कहा कि नए ड्रोन अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, जिनमें हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, बम और सोनोबाई से लैस पनडुब्बी का पता लगाने वाली किट शामिल होगी, जो छिपी हुई दुश्मन पनडुब्बियों को पता लगाने में मदद कर सकता है। उन्होंने बताया कि सोनोबाई मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम और सोनोबाई डिस्पेंसिंग सिस्टम भारत को मिलने वाली सी गार्डियन ड्रोन के वेपन पैकेज का हिस्सा होंगे। जनरल एटॉमिक्स के अनुसार ड्रोन अपने 4 पंखों वाले पायलन पर 4 STS पॉड ले जा सकता है, जिसमें यह 40A साइज या 80G साइज के सोनोबाई को आसानी से तैनात कर सकता है। सोनोबाई एक छोटा उपकरण है जिसका उपयोग पानी के भीतर आवाज़ की निगरानी के लिए किया जाता है। इसमें हाइड्रोफोन होते हैं जो पानी के भीतर की आवाज़ों को पता लगाते हैं, खासकर पनडुब्बियों से पैदा की जाने वाली आवाज़ों का। ये उपकरण विमान या जहाज़ों से तैनात किए जाते हैं, वास्तविक समय के वॉइस डेटा को कम्युनिकेट करते हैं, जिससे संभावित पनडुब्बी खतरों का पता लगाने में मदद मिलती है। P-8I लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान के साथ ही सिस्टम भारतीय नौसेना को हिंद महासागर की गहराइयों में छिपी चीनी और पाकिस्तानी पनडुब्बियों का शिकार करने में सक्षम बनाएगी। सी गार्डियन ड्रोन अपने 1200 नॉटिकल मील की रेंज और कम मेंटेनेंस और कम ऑपरेशनल कॉस्ट के कारण लंबे समय तक समुद्र की निगरानी करने में सक्षम होगा। पनडुब्बी का पता लगाने के बाद P-8I अपनी तेज गति से कम समय में उस जगह पर पहुंचकर टारपीडो से हमला कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।